Hello guys, welcome back to the channel and revision series for business studies for class 12th. Guys, आज हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग. सो लेट्स बिगिन. तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. हमने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो ऑलरेडी पढ़ लिया जो कि था प्लानिंग, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. तो गाइस, अब हमने डिसाइड तो कर लिया हमको क्या करना है, हमने प्लान्स बना लिए, लेकिन अब हम चीजों का रियल में एक्शन लेंगे. ऑर्गेनाइजिंग एक रियल एक्शन स्टेज है. तो गाइस, प्लानिंग में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, हमारा एम क्या है, लेकिन उस एम को अचीव करने के लिए हमें कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ेगी वो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. हम ऑर्गेनाइजिंग में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको क्या करना है, फिर उसको डिसाइड करने के बाद हम अच्छे से चीजों को डिवाइड भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लान्स के हिसाब से ये डिसाइड कर लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ेगी हमारे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए. देन उसके बाद हम चीजों को डिवाइड भी करेंगे. डिवाइडेशन मतलब क्या होगा, सारी चीजों को ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने प्लान किया कि उनको 100 शर्ट्स बनानी है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिसाइड करेंगे पता है कि प्रोडक्शन कैसे होगा, परचेज कैसे होगी, फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे जैसे कि मशीन्स, फैब्रिक कंपनी को अरेंज करना पड़ेगा, राइट. फिर उसको बनाने के लिए फंड्स भी तो चाहिएंगे, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा. उसके बाद हर एम्प्लॉय को स्पेसिफिक ड्यूटी देनी पड़ेगी. तो यही सब चीजें इंक्लूडेड रहती है हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, राइट. तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. गाइस, हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस दी गई है, जिससे हमने प्लानिंग प्रोसेस भी पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इसका मतलब हमने जो भी प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेगी वो हम डिसाइड करते हैं, एंड उन एक्टिविटीज को करने के लिए हम डिवाइडेशन भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा काम कौन करेगा. अब हम डिवीजन क्यों करते हैं, हम डिवीजन इस वजह से करते हैं कि चीजों का डुप्लीकेशन ना हो. हमने सारी चीजों को डिवाइड कर दिया तो वर्कर्स को क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा काम किसको करना है, तो सब अपना अपना काम करेंगे. इससे डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है डुप्लीकेशन नहीं होता है, जिससे हमारे रिसोर्सेज बचते हैं एंड सारा काम इफेक्टिवली होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबको वहां पर अपनी जॉब असाइन होती है. जैसे गेट कीपर आपको वेलकम करेंगे, वेटर आपका ऑर्डर रिसीव करेंगे, शेफ आपके लिए खाना प्रिपेयर करेंगे, राइट. तो यहां पर सबको उनकी जॉब असाइंड है, जिससे कि सारा का सारा काम स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली हो जाता है. अब सेकेंड स्टेप आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, जो कि है डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब गाइस, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने सबको काम अलॉट कर दिया, सबको अपनी जॉब असाइन कर दी, राइट. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम सिमिलर जॉब वालों को एक ग्रुप में डाल देते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. जैसे कि जो बंदा प्रोडक्शन करता है हम उसको प्रोडक्शन टीम में डाल देंगे. जो बंदा प्रोडक्शन टीम के लिए प्रोक्योरमेंट करता है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदता है, हम उसको परचेज टीम में डाल देंगे. जो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट करेगा हम उसको एडवर्टीजमेंट टीम में डाल देंगे. तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन भी दो तरीके से होता है. फर्स्ट होता है हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड सेकेंड होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, जो लोग कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. जैसे कि सेल्स टीम वाले सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो कंपनी का टैक्स का काम देख रहे होते हैं वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे. पर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में ऐसा नहीं होता.
डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन वो कंपनी यूज करती है जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी मेडिसिन बना रही है, कॉस्मेटिक्स भी बना रही है एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बना रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट बन जाएंगे। एक डिपार्टमेंट होगा प्रॉपर मेडिकल के लिए, एक होगा प्रॉपर कॉस्मेटिक के लिए एंड एक डिपार्टमेंट होगा स्पोर्ट्स के लिए। कुछ इस तरीके से कंपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन करती है अपने काम को स्मूथ बनाने के लिए, अपने कंपनी में कंफ्यूजन कम करने के लिए। हम मान लो अगर किसी को भी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से काम हुआ तो वो डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है, राइट? तो इस वजह से हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो गाइस, अब तक हमने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब थर्ड स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको उनकी स्किल्स और एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन करते हैं। मतलब कि जिस फील्ड में किसी पर्सन को मास्टरी या एक्सपर्टीज है, उसी फील्ड का काम उसको दिया जाएगा। इस प्रोसेस में हर एम्प्लॉय को उसका क्लियर जॉब रोल दिया जाता है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। मतलब उसमें लिखा होता है उसका पूरा काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके टास्क क्लियरली लिखे होते हैं कि उसको क्या क्या करना है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंसान को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। तो गाइस, अब हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, सबको उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप आता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस स्टेप में हर एम्प्लॉय को उसकी जॉब के हिसाब से ना थोड़ी ऑथोरिटी भी दी जाती है। ऑथोरिटी देने से ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे कि अगर किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है और किसी को प्रोक्योरमेंट का काम दिया गया है, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने का काम दिया गया है, जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है, तो प्रोडक्शन हेड अपने वर्कर को ऑर्डर दे सकता है ना, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है। तो इस प्रोसेस में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर दे सकेगा। स्टेप में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट करके सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड रिपोर्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर देते हैं। मतलब कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये हम स्टेप में डिफाइन कर देते हैं। तो गाइस, इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, उनका डिवीजन किया और डिपार्टमेंट्स बनाए, हर इंडिविजुअल को उसकी ड्यूटी असाइन करी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करी। तो गाइस, अब सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी क्यों होता है, एंड इसका जवाब हमें मिलता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। तो गाइस, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो करना जरूरी क्यों होता है। जिसका पहला पॉइंट है दैट ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन। जैसे हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देखा कि हर इंडिविजुअल को उसकी स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन कर दी जाती है, कोई भी पूरा टास्क अकेला नहीं करता, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और लोगों के स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको टास्क दिया जाता है। तो गाइस, किसी के पास काम की स्किल होती है और उससे काम बार बार करवाया जा रहा है, तो वो पर्सन उस काम में स्पेशलाइज बन जाएगा। बहुत ही सिंपल एंड सीधी सी बात है, जब कोई इंसान एक ही टाइप का काम रिपीटेडली करता है तो उसकी एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज दोनों बढ़ जाती है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजिंग हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट देता है। सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का, दैट इट गिव्स अस क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। गाइस, अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ऑथोरिटी क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है, हर इंडिविजुअल और मैनेजर को पता होता है कि उनका रोल क्या है, उन्हें पता होता है कि उनको किससे ऑर्डर रिसीव करना है और किसको ऑर्डर देने हैं। तो जब
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सब कुछ क्लियरली डिफाइन हो जाता है। एम्प्लॉयज को वर्किंग रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिलती है, उनको पता होता है उनका सुपीरियर कौन है, उनको पता होता है उनका सबऑर्डिनेट कौन है और किस डायरेक्शन में उनको काम करना है। तो इसी क्लैरिटी की वजह से लोग अपना काम कंफ्यूजन के बिना कर लेते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन का काम भी स्मूथली चलना लगता है। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के थर्ड पॉइंट पर, जो कि है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है। गाइस, ऑप्टिमम का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना, यानी उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालना। जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, हर इंडिविजुअल को स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन कर देते हैं, हर पर्सन को पता होता है कि उसको कौन सा काम करना है, जिससे क्या होता है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कम होता है, एक ही काम ना दो बार नहीं होता, जिसको जो ड्यूटी असाइन की गई है वो पर्सन वही ड्यूटी करता है, कोई भी काम रिपीट नहीं होता। एंड जब कोई काम रिपीट नहीं होता तो सब अपना अपना काम एफिशिएंटली करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो या फिर फिजिकल रिसोर्स हो, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज होता है। इस वजह से ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का फोर्थ पॉइंट आता है, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन अडैप्शन टू चेंज। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ना हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। एंड साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी उन चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। राइट, ये हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई चेंज लाना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंज ला सकते हैं। इससे होगा क्या, चेंज को जल्दी अडॉप्ट किया जा सकेगा, इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा। और जब डिपार्टमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं ना, तो चेंज को बाकी डिपार्टमेंट तक कम्युनिकेट करना भी इजी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे सारी चीजें स्मूथली अडॉप्ट करने में हेल्प मिलती है। गाइस, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर, जो कि है दैट ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन, हार्मनी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन से जुड़े हुए सब लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे। इससे क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफिकेशन एंड हार्मनी आती है। हार्मनी का मतलब है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करे। ऑर्गेनाइजिंग से वर्किंग रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी मिलती है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, किसको क्या काम करना है। जब सबको क्लियरली पता होता है ना कि उनका काम क्या है, तो सब अपना काम इफेक्टिवली करते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है, काम सारे सही पर होना चालू हो जाते हैं और कम रिसोर्सेज के साथ काम कंप्लीट हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन एक्सपांशन एंड ग्रोथ। जब प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, सबको पता होता है कि किसको क्या काम करना है, रिसोर्सेज का सही यूज होता है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी एफिशिएंटली काम करती है। एंड जब कंपनी एफिशिएंटली काम करेगी तो उसकी ग्रोथ होगी और एक्सपांशन करना भी इजी हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग एक्सपांशन एंड ग्रोथ में भी मदद करता है। हमारा लास्ट पॉइंट है दैट ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। गाइस, ऑर्गेनाइजिंग कि आगे मतलब हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैनेजर्स अपना काम डेलीगेट करते हैं, यानी कि अपना काम वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
सिर्फ काम ही नहीं देते बल्कि उस काम को करने के लिए थोड़ी अथॉरिटी भी देते हैं। अथॉरिटी का मतलब अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना हो तो वर्कर खुद ले सकता है। तो जब मैनेजर काम डेलीगेट करता है, अथॉरिटी देता है, तो वर्कर्स का डेवलपमेंट होता है। उन्हें पता चलता है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कंपनी में काम कैसे होता है, सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, एंड साथ ही कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथ करती रहती है, राइट। नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करती है, इनोवेशन करती है। तो जब मैनेजर्स काम डेलीगेट करते हैं तो वर्कर्स को भी तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मौका मिलता है, इनोवेशन देखने का मौका मिलता है। इससे ना उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और डेलीगेशन सिर्फ वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, इससे मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। वो अपना काम वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड उन्हें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए टाइम मिल जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स। हाँ, तो गाइस, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो जाता है। वो कैसे? हमने पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब असाइन होती है, राइट। जिसके पास ज्यादा स्किल्स और एबिलिटी होती है वो हायर पोजीशन पर होता है, जिसके पास कम स्किल्स होती है वो लोअर पोजीशंस पे होता है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है, यानी एक ऊपर से नीचे तक का स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। गाइस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कौन कौन सी जॉब पोजीशंस है, कौन क्या काम परफॉर्म कर रहा है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, एंड कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड यहाँ पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप देता है। पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? समझो, एक मैनेजर के अंडर कितने वर्कर्स इफेक्टिवली काम कर सके, यही होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक मैनेजर के नीचे कितने वर्कर्स होंगे जिनको वो एफिशिएंटली सुपरवाइज और कंट्रोल कर सके, वही कहलाता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक मैनेजर के नीचे 4 वर्कर्स ही एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं तो स्ट्रक्चर में ज्यादा लेवल्स बनेंगे। इससे कंपनी का स्ट्रक्चर टॉल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी थोड़ा लंबा और ज्यादा लेयर्स वाला। लेकिन अगर एक मैनेजर के नीचे 6 वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं तो मैनेजर की संख्या कम होगी और लेवल्स भी कम होंगे। इससे कंपनी का स्ट्रक्चर जो है ना वो वाइड स्पैन वाला हो जाता है और रिजल्ट होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल होगा या फिर फ्लैट होगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर गाइस आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो then please share with your friends, do comment on this video and subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye.